Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you chapter 10 from a class 9 science book that is gravitation. ठीक है, तो आप सबने अपनी लाइफ में कभी सुना होगा ग्रेविटी. ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने पहले से ही उनको पता होगा कि जैसे हम ग्रेविटी क्या होती है, मतलब अर्थ के अंदर ऐसी पावर जो कि चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेती है, इसी चीज़ को हम कहते हैं ग्रेविटेशन. ठीक है, लेकिन हम आज तो जानते हैं कि ग्रेविटेशन होता है. ठीक है, अर्थ के ऊपर कुछ भी उछालिए वो वापस धरती के ऊपर ही आता है. ठीक है, सो ये सब चीज़ें हम आजकल कॉमन एक जैसे जनरल सेंस में जानते हैं. ठीक है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि फर्स्ट टाइम इस चीज़ की खोज किसने की होगी, किसने मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कहा होगा कि नहीं ये सब चीज़ें ग्रेविटेशन की वजह से हो रही हैं. ठीक है, तो अब जो चीज़ें हमारे आसपास के कॉमन डोमेन में है, जनरल नॉलेज की चीज़ है. ठीक है, पहले कभी ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो उस वक्त कैसे खोज हुई, कैसे हम ग्रेविटी के बारे में जाने और कैसे हमने ग्रेविटी को बहुत सारी चीज़ों के होने का एक्सप्लेनेशन बताया, मतलब कारण बताया, इन सब चीज़ों के बारे में हम चैप्टर 10 में पढ़ेंगे. ठीक है, इन चैप्टर 8 and 9 we have learned about the motion of objects and force as the cause of motion. ठीक है, जैसे हमने चैप्टर 8 और 9 में पढ़ा मोशन के बारे में, चैप्टर 8 में पढ़ा, चैप्टर 9 में हमने इस मोशन का कॉज फोर्स के बारे में हमने पढ़ा कि फोर्स जो है रिक्वायर्ड है किसी भी मोशन को कराने के लिए या ऑलरेडी मोशन में रह रहे ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए. ठीक है, so we have learned that a force is needed to change the speed or the direction of motion of an object. Okay, we always observe that an object dropped from a height falls towards the earth. जैसे हमने हमेशा ही अपने कॉमन ऑब्जर्वेशन में देखा है कि जब भी हम किसी चीज़ को ऊपर उछालते हैं तो वो हमेशा नीचे की तरफ गिरता है, अर्थ की तरफ गिरता है. जैसे मैं पेन है इसको छोड़ दूंगी तो ये नीचे गिर जाएगा. ठीक है, या किसी भी चीज़ को, या आपने देखा होगा कोई भी फ्रूट है, कोई भी पेड़ है, उससे कोई भी चीज़ नीचे गिरती है तो मतलब कोई भी चीज़ गिरती है तो वो नीचे ही गिरती है. ऐसा नहीं है कि फ्रूट टूटा और वो आसमान में ऊपर चला गया. ठीक है, रॉकेट की तरफ बाहर धरती से बाहर चला गया, ऐसा तो नहीं होता है ना. सो वी नो दैट ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन, और हमें ये भी पता है कि सारे ग्रह जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सूरज का चक्कर लगाते हैं, ये भी हमें पता है. ठीक है, द मून गोज अराउंड द अर्थ, ये भी हमें पता है. ठीक है, कि जो चांद है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ये सब आपने सोशल स्टडीज में पढ़ रखा है. लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये सब क्यों, मतलब हमारे सारे प्लैनेट्स सन का ही चक्कर क्यों लगाते हैं? ठीक है, या मून जो है सन का चक्कर क्यों नहीं लगाने लगता है, मून अर्थ का ही चक्कर क्यों लगाता है? ठीक है, सो इन ऑल दीज केसेस देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. तो जैसे हमने फोर्थ चैप्टर में पढ़ा था कि हर एक मोशन के लिए एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, तो यानी ये जो अर्थ है ये सन का चक्कर लगा रही है, मून है पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, इन सब के पीछे कोई ना कोई फोर्स तो ज़रूर काम कर रहा होगा. ठीक है, तभी ये सब चीज़ें जो है इसका चक्कर लगा रही हैं. ओके, सो इन ऑल दीज केसेस देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स, द प्लैनेट्स एंड द मून. सो एक साइंटिस्ट थे आइजैक न्यूटन could grasp that the same force is responsible for all these. तो आइजैक न्यूटन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मतलब ये थ्योरेटिकली काम करते थे, मतलब ऑलरेडी जो भी साइंटिफिक डोमेन में जो भी रिसर्च हुई रहती थी, जो भी एक्सप्लेनेशंस हुए रहते थे, जो भी ऑब्जर्वेशंस हुई रहती थी, ये उन ऑब्जर्वेशंस को बहुत ही क्रिटिकली एनालाइज करते थे. ठीक है, जैसे क्योंकि कोई भी डिस्कवरी करने में, कोई भी रिसर्च करने में बहुत टाइम लगता है, इवन पूरा एक जीवन लग जाता है कोई भी एक रिसर्च करने में, किसी भी एक टॉपिक के ऊपर बहुत डिटेल में काम करने में. तो ऐसे उस वक्त जब आइजैक न्यूटन थे तो बहुत सारे साइंटिस्ट ऑलरेडी काम कर चुके थे. ठीक है, और सबकी अपनी अपनी ऑब्जर्वेशंस थी. तो आइजैक न्यूटन जो है एक बहुत ही अच्छे स्कॉलर थे, उन्होंने सबकी ऑब्जर्वेशंस को बहुत ही क्रिटिकली पढ़ा, बहुत सारे साइंटिस्ट के, और उन सबको उन्होंने एक साथ मतलब एनालाइज किया. ठीक है, और फिर उन्होंने एक ग्रेविटी जो है ग्रेविटेशन के बारे में उन्होंने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया कि इतनी सारी स्टडी के बाद वो ये कह सकते हैं कि देयर इज सम फोर्स एंड वी कैन कॉल दैट फोर्स एज ग्रेविटेशनल फोर्स.
ओके। सो न्यूटन ने ये ग्रास्प कर लिया कि भाई ऊपर से नीचे कोई चीज़ गिरती है, सूरज जो है, सूरज के अगल बगल जो जितने भी प्लैनेट चक्कर लगाते हैं, या मून जो है अर्थ का चक्कर लगाता है, इन सब के पीछे कोई एक ही फोर्स है जो कि एक्ट कर रहा है। उन्होंने ये अंदाजा लगा लिया, ठीक है। सो दिस फोर्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स, और न्यूटन ने इसको नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम, ओके। सो इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट ग्रेविटेशन एंड द यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। इस चैप्टर में हम ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे कि भाई ग्रेविटेशन की खोज कैसे हुई, कैसे पहली बार पता चला, और ग्रेविटेशनल लॉज के बारे में पढ़ेंगे, ओके। वी शैल डिस्कस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में कैसे चीज़ें मूव करती हैं ये भी हम पढ़ेंगे। एंड वी शैल स्टडी हाउ द वेट ऑफ द बॉडी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इस चैप्टर में आगे भी पढ़ेंगे कि जैसे पृथ्वी के ऊपर आपका वजन कुछ और होगा, चांद के ऊपर आपका वजन कुछ और होगा, वेट कैसे डिटरमाइन किया जाता है, और वेट और मास में क्या डिफरेंस होता है। All these things we will see in this chapter. We shall also discuss the conditions for objects to float in liquids. तो liquids पे कोई object float करेगा या डूब जाएगा, या कब float करेगा कब नहीं करेगा, we will see in this chapter only. And in this video we are going to discuss the ग्रेविटेशन, ठीक है। ग्रेविटेशन क्या होती है, ग्रेविटेशन की खोज कैसे हुई, और कैसे क्या अप्रोच होता है। बेसिकली इस वीडियो में या इस आपके एनसीईआरटी की बुक में ये सारी चीज़ें देने के पीछे आपके अंदर भी एक अप्रोच डेवलप करना है कि जो भी चीज़ें हैं हम उसका क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, क्रिटिकल एनालिसिस करनी सीखें। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास भी बहुत ज़्यादा वेट लैब हो, या हमारे पास भी बहुत हाई टेक इंस्ट्रूमेंटेशंस हो, बहुत सारी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हों, ठीक है। अगर हम जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है उसको भी अगर हमने बहुत फाइन तरीके से करना सीख लिया, तो हमारे पास बहुत सारे साइंटिस्ट के वर्क हैं हमारे सामने। वी कैन स्टडी दोज वर्क्स, वी कैन critically analyze those works and we can derive something new out of them only, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत सारे हाई टेक इंस्ट्रूमेंटेशंस हो। तो ये भी एक थ्योरेटिकल फिजिक्स की इन्होंने एक जो है ब्रांच जो है एक बहुत पॉपुलराइज कर दिया। अब थ्योरेटिकल फिजिक्स जो है एक साइंस की बहुत ही पॉपुलर ब्रांच है, जिसमें कि थ्योरेटिकली हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, उसको क्रिटिकल एनालाइज करते हैं, ठीक है। सो अब हम शुरू करते हैं ग्रेविटेशन। वी नो दैट द मून गोज अराउंड द अर्थ। हमें पता है कि मून जो है अर्थ का चक्कर लगाता है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट व्हेन थ्रोन अपवर्ड्स रीचेज अ सर्टेन हाइट एंड देन फॉल्स डाउनवर्ड्स। अगर हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो कुछ हाइट तक तो ऊपर जाता है, लेकिन बाद में वो नीचे आ जाता है, ठीक है। इट इज सेड दैट व्हेन न्यूटन वाज सिटिंग अंडर अ ट्री एन एप्पल फेल ऑन हिम। जनरली दंत कथाओं में एक बहुत ही जैसे पॉपुलर है टर्म कि एक बार की बात है, न्यूटन नाम का साइंटिस्ट एक पेड़ के नीचे बैठा था, सेब के पेड़ के नीचे, और वो इतना बेवकूफ़ था कि जब वो बैठा था तो जो सेब है उसके सर पे आके गिरा, और उसने सोचा कि ये सेब गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर भी तो जा सकता था। तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया कि ऐसा भी कभी हो सकता है कि कोई चीज़ ऊपर से गिरे और नीचे न गिरे, ऊपर कैसे जा सकती है चीज़ें। लेकिन न्यूटन इतना बेवकूफ़ था कि लोगों ने उसका मजाक उड़ाया कि वो ऐसे सोचता है, बट यही सोच जो है उसको बहुत आगे लेके गई। बट ये एक पॉपुलर कहानी है, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, ठीक है। सो द फॉल ऑफ द एप्पल मेड न्यूटन स्टार्ट थिंकिंग। ही थॉट दैट इफ द अर्थ कैन अट्रैक्ट एन एप्पल इट कैन इट नॉट अट्रैक्ट द मून। तो उसने उस वक्त सोचा कि जो है अगर अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर सकती है तो मून को क्यों नहीं अट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है। इज द फोर्स द सेम इन बोथ केसेस। तो क्या दोनों ही केसेस में एक एप्पल का अर्थ के ऊपर गिरना के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, क्या वही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है मून को भी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। सो ही कंजेक्टर्ड दैट द सेम टाइप ऑफ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल इन बोथ द केसेस। तो और उन्होंने इसके ऊपर जोर दिया कि दोनों ही केसेस में एक ही फोर्स है जो कि काम कर रहा है। दोनों ही घटनाओं के पीछे एक ही फोर्स है, मून का अर्थ के पीछे चक्कर लगाना और सेब का नीचे गिरना, दोनों ही चीज़ के लिए एक ही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, उन्होंने ये कहा, ठीक है। और इसके पक्ष में उन्होंने क्या कहा, ही आर्ग्यूड दैट ईच ऑर्बिट ऑफ इट्स he argued that each point of its orbit the moon falls towards the earth instead of going off in a straight line, so it must be attracted by the earth.
बट वी डू नॉट रियली सी द मून फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ। तो हमने जैसे अभी इससे चैप्टर 8 मोशन चैप्टर में पढ़ा सर्कुलर मोशन के बारे में, ठीक है। जब भी कोई चीज सर्कुलर मोशन कर रही होती है तो हर एक पॉइंट पे उसका जो है डायरेक्शन चेंज होता रहता है, हर एक पॉइंट पे, ठीक है। तो यानी सेंटर से कोई चीज उसको खींच रही होती है, ठीक है, या कोई वो जो अगर कोई रनर दौड़ रहा होता है तो वो फोर्स लगाता है ताकि वो अपनी डायरेक्शन को मेंटेन करे, नहीं तो अगर वो डायरेक्शन को मेंटेन नहीं करेगा तो सीधे चला जाएगा ऐसे। लेकिन वो हर घड़ी मुड़ता रहता है, ऐसे मुड़ता रहता है, हर घड़ी मुड़ता रहता है ताकि वो अपने गोल डायरेक्शन में भाग सके, ठीक है। तो वो अपने इस तरह के मोशन को मेंटेन करता है। यानी अगर ये अर्थ है और अगर यहाँ पे मून है कहीं पे, और मून अगर अर्थ का चक्कर लगा रही है तो अर्थ को हमेशा उसको खींचना है ना अपनी तरफ, तभी वो इस पाथ को मेंटेन करेगा। अगर अर्थ इसको नहीं खींचेगी, यहाँ पे पुल नहीं लग रहा है, तो ये चीज तो यहाँ से सीधे निकल जाएगी बाहर, ठीक है। तो ये उन्होंने कंक्लूड किया कि अर्थ जो है वो खींचती है किसी अट्रैक्टिव फोर्स से मून को, ठीक है। सो आप लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ द मून बाय रिकॉलिंग एक्टिविटी 8.11। 8.11 एक्टिविटी में भी आपने यही किया था, जो कि हम एक्टिविटी 10.10 में करने जा रहे हैं। क्या करना है आपको, एक थ्रेड का टुकड़ा ले लेना है, एक पीस ले लेना है, ठीक है, धागे का एक टुकड़ा, और उसके एक किनारे आपको पत्थर बांध लेना है और इस तरह से आपको गोल गोल घुमाना है, ठीक है। आपने चैप्टर 8 में भी किया था ये सर्कुलर मोशन को देखते वक्त, ठीक है। तो इसमें क्या किया हमने कि एक धागा लिया और उस धागे से ऐसे चक्कर लगाने लगे, ठीक है। तो जब हम सर्कल ये चक्कर लगा रहे हैं तो जिस पॉइंट पे हम यहाँ मान लीजिए इस धागे को हमने इस पॉइंट पे आने पे छोड़ दिया तो हम देखेंगे कि ये चीज यहाँ आके गिर गई। अगर इस पॉइंट पे हम इसको छोड़ते हैं तो ये चीज यहाँ आके गिर जाती, इस पॉइंट पे छोड़ते हैं तो ये चीज यहाँ जाके गिर जाती, ठीक है, इस पॉइंट पे छोड़ते हैं तो ये चीज यहाँ जाके गिर जाती, ठीक है। यानी ये जो फोर्स लग रहा है, यहाँ से जो फोर्स लग रहा है वही इसको अपने चारों तरफ गोल राउंड करने में मदद करिए, मेंटेन करिए, यही फोर्स इसको डिराइव कर मतलब हिला रही है या गोल गोल चक्कर लगवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। सो अ स्टोन डिस्क्राइबिंग अ सर्कुलर पाथ विद अ वेलोसिटी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि स्टोन मूव करता है, यानी कि अगर मून भी अर्थ का चक्कर लगाता है तो मून के ऊपर अर्थ का ऐसा ही एक पुल बना हुआ है, ठीक है। So before the thread is released, the stone moves in a circular path with certain speed and changes direction every point. हर एक पॉइंट पे स्टोन का डायरेक्शन चेंज होता रहता है, जिसकी की वजह से वो सर्कुलर मोशन को मेंटेन करता है। The change in direction involves change in velocity और acceleration. अब डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी में भी चेंज अपने आप ही होगा, ठीक है। So the force that causes this acceleration and keeps the body moving along the circular path is acting towards the center. तो जो फोर्स जो है इस सारी चीजों को गोल गोल चक्कर लगवा रहा है वो फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है। तो कोई भी फोर्स, जैसे अगर कोई भी सर्कुलर मोशन हो रहा है, सपोज ये एक सर्कल है, इसमें कोई भी चीज सर्कुलर मोशन कर रही है तो वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है, उसका फोर्स सेंटर की तरफ लगा हुआ है, तभी वो इस चक्कर में काट रही है, नहीं तो वो बाहर कहीं निकल जाती, ठीक है। तो कभी भी जो भी फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, किसी भी सर्कल के सेंटर की तरफ लगता है, तो उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, या इसका मतलब होता है सेंटर सीकिंग, ठीक है। दो चीजें होती हैं, जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और जो सेंटर के अगेंस्ट लगता है, सेंटर से बाहर की तरफ लगता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये दोनों ही अपोजिट टर्म्स हैं। सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ये चीजें आप बाद में देखोगे। सो इन द एब्सेंस ऑफ दिस, अगर ये फोर्स ना हो, ये सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो, तो क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ दिस force, the stone flies off along a straight line. The straight line will be a tangent to the circular path. तो जो स्ट्रेट लाइन है वो सर्कुलर पाथ के ऊपर टेंजेंट होगी। अब एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया गया है आप लोगों के लिए कि एग्जैक्टली टेंजेंट क्या होता है। जैसे कि हम कोई भी सर्कल बनाते हैं जब, ठीक है, ये सर्कल है, ठीक है, इसके ऊपर अगर हम एक लाइन खींच दें तो जो पॉइंट ये लाइन से कनेक्ट, सर्कल और लाइन कनेक्ट हो रही है, ये एक ही पॉइंट, वो लाइन जो कि सर्कल से किसी एक पॉइंट पे ही कनेक्ट हो, ठीक है, उस लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। टेंजेंट क्या होता है
It is a straight line that meets the circle at only one and only one point is called a tangent to the circle. Straight line ABC is a tangent to the circle at point B. तो straight line है ABC, ये सर्कल को कहाँ से, केवल एक पॉइंट से टच करती है, पॉइंट बी से, तो इसको हम टेंजेंट कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है रेडियस से, तो उसको हम टेंजेंट कहते हैं, ठीक है, या 180 डिग्री का एंगल बनाती है सर्कल के सर्कमफरेंस से, ठीक है। सो द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो मोशन है मून का, जो कि अर्थ का चक्कर लगाता है, इट इज ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, इसी वजह से मून जो है अर्थ का चक्कर काटता है। ओके, सो द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। इफ देयर वर नो सच फोर्स द मून वुड परस्यू अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो मून के ऊपर लग रहा है, ये किसके द्वारा लग रहा है, ये अर्थ जो है मून के ऊपर अप्लाई कर रहा है, ठीक है। इट इज सीन दैट अ फॉलिंग एप्पल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, does the apple attract the earth? If so, we do not see the earth moving towards an apple. Why? अभी हमने देखा कि जैसे एप्पल है उसको भी तो अट्रैक्ट करना चाहिए, हर एक चीज में ग्रेविटी होती है। अगर एप्पल जो है अर्थ से अट्रैक्ट हो रहा है और अट्रैक्ट होके अर्थ की तरफ गिर रहा है, तो एक्शन एंड रिएक्शन लॉ, जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, उसके हिसाब से इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होना चाहिए, यानी अर्थ के ऊपर भी एप्पल उतने ही तरीके से जो है फोर्स अप्लाई करेगा और उसी तरीके से अट्रैक्ट करेगा। लेकिन क्या अर्थ को आपने एप्पल की तरफ मूव करते हुए देखा है? कभी नहीं देखा है। तो ये वही बात हो गई, मोमेंटम वाला लॉ हो गया कि जो फोर्स है दोनों पे सेम लग रहा है, बट इम्पैक्ट जो है दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर सेम नहीं आएगा। वो इसलिए क्योंकि एक का मास कुछ अलग है, एक का मास कुछ अलग है, ठीक है। तो यहाँ मास वेरिएशन की वजह से हमें अर्थ के ऊपर वो इम्पैक्ट नहीं दिखता है जो कि हमें इम्पैक्ट एप्पल के ऊपर दिखता है। एप्पल हमें दिखता है कि ऊपर से नीचे गिर गया, लेकिन अर्थ हमें नीचे से ऊपर उठते हुए नहीं दिखती है, क्योंकि अर्थ का मास एप्पल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन द एप्पल डज अट्रैक्ट द अर्थ। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से जो है एप्पल भी उतनी ही तेजी से अट्रैक्ट करता है, लेकिन बट अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फॉर ए गिवन फोर्स acceleration is inversely proportional to the mass of the object। acceleration जो है mass of the object से inversely proportional है, तो यानी जिसका mass कम होगा उसके ऊपर जो है force, मतलब force is equal to mass into acceleration, ठीक है। हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि force को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, force is equal to mass into acceleration, यानी mass और acceleration का इनवर्सली रेशियो हो गया, ठीक है। सो यही कहा गया है। So the mass of an apple is negligible small compared to that of the earth। अब यहाँ अगर एप्पल का मास लगाया जाए, ठीक है, सेम फोर्स के लिए, और यहाँ अर्थ का मास लगाया जाए सेम फोर्स के लिए, तो एप्पल का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स तो कांस्टेंट है। फोर्स को मान लीजिए हमने 10 कर लिया, ठीक है, और एप्पल के मास को हमने कर लिया 2, और एक्सेलरेशन हमारा निकल गया, फिर इसके हिसाब से 5 हो गया एक्सेलरेशन, है ना। लेकिन अगर हम 10 ही फोर्स रखें, तो हम 10 रखें, फोर्स को अगर हम 10 ही रखें, तो अब मास ऑफ अर्थ कितना लें, ठीक है, कि एक्सेलरेशन और मास ऑफ अर्थ जो है बराबर है। तो मास ऑफ अर्थ हमें पता बहुत ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से अगर हमें 10 लाना है तो हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन बहुत कम करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू बहुत कम करनी पड़ेगी ताकि ये 10 रहे, ठीक है। तो मास ऑफ अर्थ तो बहुत ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ कही गई है, ठीक है। सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड्स द एप्पल, और यही कारण है कि हम जो है अर्थ को नहीं देखते हैं कि वो मूव कर रही है एप्पल की तरफ। एक्सटेंड द सेम आर्गुमेंट फॉर व्हाई द अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड्स द मून। तो सेम नियम जो है मून की तरफ क्यों नहीं अर्थ जाता है, क्योंकि मून के कंपैरिजन में अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मून जो है अट्रैक्ट होता है अर्थ से, और अर्थ जो है मून के चक्कर नहीं लगाती है, ठीक है। सो इन आवर सोलर सिस्टम ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन। By arguing the same way, we can say that there exists a force between the sun and the planets. So इसी तरीके से सारे planets जो है सन का चक्कर लगाते हैं, क्योंकि सन के पास ज़्यादा gravitational pull है as compared to other planets. Okay. So from the above facts, Newton concluded that not only does the Earth attract an apple and the moon,
बट ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो न्यूटन ने इससे कंक्लूड किया कि न केवल अर्थ और एप्पल आपस में अट्रैक्ट करते हैं, बल्कि यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, सो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। और तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाता है, हम इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम देखते हैं यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। फाइन, सो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। The force is along the line joining the centers of two objects. तो न्यूटन ने ये कहा यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन में कि हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, और उन्होंने ये भी कहा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जैसे कि दो चीजें हैं, सपोज दो चीजें हैं, एक चीज है एक बॉल है ए और एक बॉल है बी, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितना होगा, हम कैसे कैलकुलेट करें। इसके लिए न्यूटन ने फॉर्मूला बनाया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी मास ए बॉल का मास m और बी बॉल का मास स्मॉल m, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है, जो उनके सेंटर से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे वो डिस्टेंस है, तो उनके सेंटर से डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो डिस्टेंस है वो नीचे, यानी जितनी ज्यादा दूरी होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम होगा, है ना। जो जितनी ज्यादा दूर होगा उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम होगा। और ये जी जो है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसको कि हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कंक्लूजन दिया गया कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मासेस के प्रोडक्ट के बराबर है, प्रोडक्ट मतलब इनटू के बराबर है, और inversely proportional to the square of the distance between them. Okay, so let's two objects A and B of masses m and m lie at a distance d from each other as shown in figure 10.2. Let the force of attraction between the two objects be F. मान लेते हैं दोनों के बीच में force of attraction F है। According to the universal law of gravitation, the force between the two objects is directly proportional to the product of their masses, that is, तो फोर्स का प्रोपोर्शनल किससे है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी कैपिटल M इंटू स्मॉल m. ओके, सो आफ्टर द एंड द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो फोर्स जो है डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, d मतलब डिस्टेंस, तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर. So combining equation 10.1 and 10.2 we get force is proportional to m, capital M into small m by d square. और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को, यहाँ से ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है इसको हमने इक्वल टू में कन्वर्ट कर दिया और इसकी जगह पे हमने g लगा दिया. ठीक है, अब ये g को हमने फिर बाद में कैलकुलेट किया कि g की वैल्यू कितनी आएगी. ठीक है, सो वेयर g इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट बाय मल्टीप्लाइंग क्रॉस वाइज इक्वेशन 10.4 गिव्स. अगर हम इसको g को ऊपर कर लें d को, तो ये f इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम इंटू एम, ये इक्वेशन हमको मिलेगी. ठीक है, और फिर अगर हम इस इक्वेशन को फर्दर जो है सॉल्व करें तो हमें g यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो मिल जाएगा. g की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स इंटू डी स्क्वायर बाय एम इंटू एम. तो अगर हम इसको कंट्रोल इन्वायरमेंट में इस एक्सपेरिमेंट को करें तो हम g को कैलकुलेट कर सकते हैं और ये कैलकुलेट किया गया. ठीक है, सो ऐसा यूनिट ऑफ g कैन बी ऑब्टेन बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ फोर्स, distance and mass in equation 10.5 as Newton meter square per kg square. Newton meter square per kg square ये ग्रेविटेशन की ये यूनिट है, ऐसा यूनिट है. ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ g was found out by Henry Cavendish. ठीक है, तो हेनरी कैवेंडिश ने g की वैल्यू कैलकुलेट की 1731 से 1810, इनका डेट ऑफ बर्थ लिखा है, बाय यूजिंग अ सेंसिटिव बैलेंस. बहुत ही सेंसिटिव बैलेंस, क्योंकि हमें उसमें मास कैलकुलेट करना पड़ता है, मतलब छोटी छोटी पॉइंट्स की वैल्यू से भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है. ठीक है, सो एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ g इज, अब जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो क्या है, ये आपको हमेशा याद रखना है. एग्जाम्स में इक्वेशन सॉल्व करते वक्त आपको याद रखना है 6.67, इतना भी लिख सकते हो और 3 डिजिट तक भी लिख सकते हो.
6.673 into 10 to the power minus 11 n मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर, ठीक है। तो 6.673 इंटू 10 टू द पावर 11 ये हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है, ठीक है। सो we know that there exists a force of attraction between any two objects. Compute the value of this force between you and your friend sitting closely. Conclude how do you not experience this force. तो अपने और अपने दोस्त के बीच में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कैलकुलेट करिए और आपको ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों नहीं महसूस होता है, क्यों नहीं आप एक दूसरे से जाके लड़ जाते हो, खींचे हुए चले आते हैं, क्यों ऐसा नहीं होता? क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल फोर्स है, ठीक है। आप दोनों का ही मास बहुत कम है, ठीक है। तो इस वजह से ये फोर्स का उतनी वैल्यू नहीं है कि किसी चीज़ को हिला सके, ठीक है। जैसे मैं अगर किसी चीज़ को जैसे तोड़ूं, ठीक है, ऐसे तोड़ने के लिए कोशिश करूं, लेकिन ये नहीं टूटेगा क्योंकि मेरा फोर्स सफिशिएंट नहीं है, हाँ। और अगर बहुत फोर्स लगेगा तो ये टूट जाएगा, है। तो एक कह रहे हैं ना कि किसी चीज़ को मूव कराने के लिए जितना फोर्स चाहिए और आप दोनों ही एक दूसरे को अपोजिट, और अगर आपका मासेस सेम है तो इक्वली अट्रैक्ट कर रहे हो पर अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहे हो, है ना। तो इस वजह से आप लोग भी मूव नहीं कर सकते हो, ओके। और हम वैसे भी अर्थ के इन्फ्लुएंस में, अर्थ की ग्रेविटी में है, तो हम अर्थ से ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, ओके। सो द लॉ इज यूनिवर्सल एंड इन द सेंस दैट इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल बॉडीज। तो हम इसका नाम जो कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अर्थ के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं सबके ऊपर अप्लाई होती है, ठीक है। इस वजह से इसका नाम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। वेदर द बॉडीज आर बिग और स्मॉल, वेदर दे आर सेलेस्टियल और टेरेस्ट्रियल। तो यूनिवर्स में चाहे अर्थ के अंदर की चीज़ें हों चाहे अर्थ के बाहर, मतलब टेरेस्ट्रियल यानी अर्थ के अंदर और सेलेस्टियल मतलब अर्थ के बाहर, जैसे मून, प्लैनेट्स, कोई भी चीज़, तो उन सब के ऊपर भी ये ग्रेविटेशन लॉ अप्लाई होता है। इसी वजह से इसका नाम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, फाइन। और इनवर्स स्क्वायर क्या इसका मतलब हो सकता है? सेइंग दैट f is inversely proportional to the square of d means, for example, that if d gets bigger by a factor of 6, f becomes 1/36 times smaller, ठीक है। जैसे हमने देखा कि फोर्स जो लग रहा है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे लिख दीजिए, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d का स्क्वायर। अगर d जो है 6 टाइम्स बढ़ेगा तो फोर्स जो है वो, अगर इसमें कहा जैसे फोर्स बिकम्स 1/36 टाइम्स, तो अगर d गेट्स बिगर बाय 6 टाइम्स, अगर d 6 बार बढ़ जाएगा तो फोर्स जो है घट जाएगा 1/36 टाइम्स, क्योंकि 6 6 36 होता है, तो 1/36 टाइम्स फोर्स घट जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो इस ओके, सो एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 10.1, द मास ऑफ द अर्थ इज इतना 6 into 24 kg एंड द मून इज इतना। If the distance between the earth and the moon is ये, calculate the force exerted by the earth on the moon और take value 6.7, g की वैल्यू ये ली गई है, ठीक है। तो हम सबको पता है कि हम जो हमने अभी देखा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कि फोर्स इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी इक्वेशंस को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। इस फॉर्मूले को आप रट जाइए, कहीं लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। फोर्स इज इक्वल टू g इंटू m बाई डी स्क्वायर। तो हमें सबकी वैल्यूज दी गई है, ठीक है। 6.7 है, ये हमारी g की वैल्यू है। मास हमें पता है अर्थ का 6 into 24 kg और मास ऑफ मून 7.4 into 10 to the power 22 kg अपॉन डी स्क्वायर, यानी जो डिस्टेंस दिया है उसका स्क्वायर कर दिया गया है। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2.02 into 10 to the power 10 to the power 20 न्यूटन, ठीक है। सो दस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून इज 2.02 into 10 to the power 20 न्यूटन, ओके। और इस यूनिवर्सल लॉ की इम्पोर्टेंस क्या है ये भी हम देख लेते हैं कि द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन सेवरल फिनोमिना विच वर बिलीव टू बी अनकनेक्टेड। बहुत सारी चीज़ों को जब हमने ग्रेविटेशन के बारे में जान लिया कि नहीं इस तरह की चीज़ होती है जो चीज़ों को अट्रैक्ट, पहले क्या था कि बहुत सारी चीज़ों को लोग सोचते भगवान का प्रकोप है, भगवान का देन है, ये गॉड करते हैं, जब तक हमको इसके पीछे का रीज़न नहीं पता था। तो लेकिन जैसे ही हमने ग्रेविटेशन के बारे में जाना, हमारे डे टू डे लाइफ से बहुत सारी चीज़ों को हमने एक्सप्लेन कर लिया इसकी मदद से। जैसे कि द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, हम जो अर्थ के ऊपर चिपके रहते हैं, जैसे पृथ्वी घूमती है, हम पृथ्वी से नीचे क्यों नहीं गिर जाते हैं?
वो इसलिए कि ग्रेविटेशनल पुल है, ठीक है। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, मून अराउंड अर्थ के ही क्यों घूमता है, ठीक है। बहुत सारे लोग पहले कहते थे कि मून अर्थ से बाहर नहीं है, मून अर्थ के अंदर ही है, ये तक धारणा थी लोगों की। तो जब हमने ग्रेविटेशन को समझा तो हम इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर पाए, ओके। द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, सन के चारों तरफ ही चक्कर क्यों लगाते हैं, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल। और द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन, जो ज्वार भाटा आते हैं, हाई टाइड्स लो टाइड्स आते हैं, ये समंदर में क्यों आते हैं, तो मून और सन के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वाटर जो है ऊपर खींचता है, फुल नाइट मून को ये वाटर ऊपर खींचता है। तो हमने ग्रेविटी से इस फिनोमेना को एक्सप्लेन किया। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और एग्जाम में भी पूछा जा सकता है यूनिवर्सल लॉ के इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू।